हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट 30 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बोलो, या फिर ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा है और उम्मीद है कि 2025 में आप एग्जाम दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर्स भी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपका ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो आपको प्रीवियस ईयर्स पे ऑब्जेक्टिव पे डाले हैं केमिस्ट्री का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेनली आज इसमें भी 3 चैप्टर का आपको रिलेटेड इसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4, 5 और 6, और तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आशा करते हैं, तृतीय कोटि की क्रिया हेतु दर स्थिरांक के की इकाई क्या होती है। तो कभी आपसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर का भी पूछा है, सेकंड ऑर्डर का भी पूछा है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। ओके, अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी कोटि की अभिक्रिया को का आपका दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों याद रखना, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मोल प्रति लीटर, ये क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन का ऐसा यूनिट होता है। पावर पावर क्या करेंगे यहाँ पे, 1 - n करेंगे, 1 - n एक साइड यहाँ पे। और बच्चों याद रखना है, ये जो है प्रति सेकंड या प्रति टाइम या प्रति मिनट कुछ भी याद रख सकता है, ये सेपरेट है। तो ये आपको हर एक दर स्थिरांक पे, चाहे वो प्रथम कोटि का रहे, जीरो कोटि का रहे, सेकंड ऑर्डर का रहे, थर्ड ऑर्डर तृतीय कोटि का रहे, तो प्रति सेकंड बच्चों फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को हमें क्या करना है, छांटना है वहाँ पे। तो प्रति सेकंड हर एक रेट कांस्टेंट पे रहेगा। अब यहाँ पे जो एन है, यही है आपका ऑर्डर। अब भी यहाँ पे हमें पूछा है तृतीय कोटि के निकालने के लिए, तो एन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। पूछेगा एक कोटि का निकालने के लिए, प्रथम कोटि का निकालने के लिए या शून्य कोटि का निकालने के लिए, तो एन उस समय हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। याद रखना n-1 करना है, वो सॉरी 1 - n करना है, n-1 नहीं करना है। ठीक है, 1 - n करना है। तो मोल प्रति लीटर, ये कंसंट्रेशन यूनिट होता है, इसे कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग। मोलरता है, ये मोलारिटी है। तो 1 माइनस तृतीय कोटि का पूछा है तो 3, अब प्रति सेकंड हमेशा फिक्स रहता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक में कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे -2। तो मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा, -2, और इधर क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे -1 कह रहा है, -1 कब आएगा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर का लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे एन की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट का दर स्थिरांक का एसआई यूनिट लिखा हुआ है। तो हमको इस तरह आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले भी बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है तो पूछेगा। तृतीय कोटि का पूछ सकता है, द्वितीय कोटि का पूछ सकता है, शून्य ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का पूछ सकता है। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेते हैं मोल, एक मिनट, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत 23 में भी पूछा हुआ है, 24 में भी पूछा है, 22 में पूछा, और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछा है ये वाला, कि अभिक्रिया आपको लिखा हुआ H2 + I2 2HI के लिए अवकलित दर दर नियम क्या है, यानी रेट लॉ लिखना है। इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम इसका। ठीक है, तो रेट लॉ बच्चों हम इसका कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग क्या लिखना है बच्चों, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, याद रखना, इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बच्चों कोई भी रिएक्शन में घटता है, अब प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और हम लोग क्या करेंगे, DH2/dt। ठीक है, क्या करेंगे, DH2/dt, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं। और बताए थे रिएक्टेंट साइड का लिख रहे हैं, H2 का रिएक्टेंट पे, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। बराबर लिखना है माइनस का, I2 भी क्या रिएक्टेंट में है तो माइनस लगा देना है, DI2/dt, डेल्टा डी बोलते हैं इसे। और देखो प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। एक चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 लगा हुआ है, तो 2 का बच्चों जो भी
इसके आगे लिखा रहे उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, DH2 सॉरी DHI अपॉन DT। बस इसी टाइप यही फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। यहाँ भी 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1/1 ही होगा, लेकिन आपको याद रखना, मान के चलो यहाँ पे 3 होता तो तब फिर यहाँ पे हम 1/3 लिखते। इसके आगे जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसका रेसिप्रोकल लेके लिखना है, 1/, में करके लिखना है, और रिएक्टेंट को निगेटिव में साइड में लिखना है और प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में घटता है। तो याद रखना, कोई सा भी ऑप्शन आपको ऐसा सही मिलता है तो उसको राइट कर देते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थर्ड करते हैं, ये अभिक्रिया लिखा हुआ है 3A 2B के लिए अभिक्रिया दर ये अभिक्रिया दर है प्लस डी बी बाय डी टी। देखो बी पॉजिटिव साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव में यहाँ लिखा हुआ है। किसके बराबर होगी, अब किसके बराबर, पहले हमको रेट लॉ लिखना पड़ेगा, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो क्या हो जाएगा इसका, यह -1/3 DA/DT। क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिए, इक्वल्स टू प्लस का यहाँ पे लगा देंगे, प्लस का क्या होगा यहाँ पे 1/2 DB/DT। अब हमसे पूछा ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो इसको ऊपर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो -2/3 इक्वल्स टू -2/3 DA/DT इक्वल्स टू प्लस का डेल DB/DT। तो यही हमसे पूछा था किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा, -2/3 DA/DT के बराबर होता है। तो कोई भी ऑप्शन आपको इसे मिलता है, सही कर देते हैं आप वहाँ पे। ये प्रश्न पूछा हुआ है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, ये रेट लॉ लेकर के इसको ऊपर भेज दो। इसी के हमें पूछा था ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, बस ये आपसे जानना चाह रहा था, आपको ये पता है या नहीं पता है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेसिप्रोकल लेना, डायरेक्ट मत लिख देना यहाँ पे 3, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 मत लिख, गलत हो जाएगा। 1/3 करेंगे, इधर 1/2 करेंगे। प्रोडक्ट साइड घटता है तो नेगेटिव, और सॉरी रिएक्टेंट साइड घटता है नेगेटिव, और प्रोडक्ट साइड बढ़ता है तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो 1 लीटर व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल कहते हैं बच्चों, मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन। और यही है बच्चों क्या है, मोलारिटी का क्या है, ये आपका डेफिनेशन है। मोलरता का क्या है बच्चों, ये हमारा डेफिनेशन। तो याद रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता। 5 करते हैं, अभिकारक की दर पर ताप के प्रभाव का अध्ययन निम्न में से किस समीकरण द्वारा किया जाता है। तो कोई सा भी अभिकारक है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम लोग पढ़े हैं, देखो इतना सा आपको ऑप्शन छांटने आना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं बच्चों कौन सा, रासायनिक बलगति में, केमिकल काइनेटिक्स में अरहेनियस का समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, यही अरहेनियस का समीकरण बच्चों क्या बताता है हमें, अभिकारक की दर पर ताप के प्रभाव का अध्ययन बताता है। कौन सा, अरहेनियस का समीकरण। ठीक है, तो ये याद रखना इस बात को, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसी चीज को पढ़े हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से व्यक्त होता है। तो वेग यहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो बस 2 और 1 को जोड़ देंगे, यही हमारा कोटि आ जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या बताएं, ऊपर में जो पावर लिखा हुआ है इसको ऐड कर देना। पावर यहाँ बोलो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, तो क्या बोलोगे 1 लिखा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो 2 + 1 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। 7 करते हैं, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन सक्रिय भार से एक्टिव मास पे ये क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा, द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला है टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693/K। 0.693 क्या हो जाएगा, के राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9 करते हैं, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इट्स सेम। तो शून्य, 0 ऑर्डर में ऐसा होता है बच्चों
कि अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। आपको याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। 10 करते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित में से व्यक्त होता है। तो वेग बराबर लिखा हुआ है के की पावर टू बी। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो कोटि 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे बच्चों ये जो ऑर्डर होता है ये हाफ भी हो सकता है, ये ऑर्डर निगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो याद रखना इसको हम लोग क्या करना, बेसिकली ऐड ही करना। अगर आपसे यहाँ पे पूछे अब क्या होगा, तो -1 कर देंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 - 2 तो -हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस में भी आता है, याद रखना इस बात को। करते हैं, अधिशोषण वह घटना है जिससे पदार्थ, एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमेनन इन विच द सब्सटेंस। तो ये भी सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो याद रखिए क्या होता है बच्चों, दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा होता है। अधिशोषण क्या होता है कि दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा होता है, वही घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अधिशोषण बोलते हैं। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौतिक अधिशोषण होता है भौतिक अधिशोषण बच्चों निम्न ताप पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों, निम्न ताप पे होता है। केमिकल जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पे होता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लिखे हैं, याद रखना। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ये सब प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, ये सब इजी क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन को हम बिल्कुल हमेशा याद रखना है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो साम्य अवस्था को या साम्य को तीव्रता से स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंचा देते हैं किसी भी रिएक्शन को। कोई भी रिएक्शन चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यही उत्प्रेरक करता है। कैटलिस्ट का क्या काम है, तो इक्विलिब्रियम यानी साम्य व्यवस्था को तीव्रता से स्थापित कर देता है। भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा होती है, तो भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है। याद रखना क्या होती है, कम होती है। सबसे कम यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 20 से 40। याद रखना ये फिक्स रहता है, किलो जूल पर मोल का बात कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 20 से किलो जूल पर मोल होता है भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा। तो अब फिजिकल केमिकल का कितना होगा, जिसे बोलते हैं रासायनिक का कितना होगा, तो रासायनिक का बच्चों 80 से 240 किलो जूल होता है, किलो जूल पर मोल। तो याद रखना दोनों डेटा फिक्स है, 80 से 240 किलो जूल ये आपका हो जाएगा रासायनिक का और भौतिक का 20 से 40, मात्र 20 से 40। और भौतिक अधिशोषण कम ताप पे होता है, कम ऊर्जा पे होता है। दूध क्या है पूछ रहा है, मिल्क क्या है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जल में परिक्षिप्त वसा होता है दूध। दूध क्या होता है, मिल्क जल में परिक्षिप्त वसा होता है। मक्खन एक कोलाइड है जो बनता है, मक्खन एक कोलाइड है, बटर इज ए कोलाइड विच फॉर्म व्हेन। तो ये जो आपको बनता है ये हो जाएगा वसा में परिक्षिप्त जल। याद रखना वसा में परिक्षिप्त जल से ये बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जियोलाइट का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो जियोलाइट का यूज हम करते हैं बच्चों भंजन के दौरान पेट्रो रसायन उद्योग में। याद रखना बेसिकली ये पेट्रो रसायन उद्योग में यूज होता है। आपका क्या चीज़, जियोलाइट। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं है, लेकिन सीबीएसई वगैरह में ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है। रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ब्लड कैन बी प्यूरिफाइड। तो अपोहन से डायलिसिस बोलते हैं इसे। और याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है, लियोफिलिक, मतलब जो पानी से प्यार करे वो कोलाइड नहीं पूछ रहा है। तो धुंध बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखो दूध भी आपका द्रव स्नेही होता है, गोंद भी द्रव स्नेही, और रक्त भी जो होता है बच्चों आपका वो द्रव स्नेही होता है। तो ये तीन हो जाएगा द्रव स्नेही। जो नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, धुंध, कुहासा इसे बोलते हैं। स्वर्ण संख्या क्या दर्शाती है, ये सब प्रश्न कभी पूछा नहीं है, लेकिन और सब स्टेट बोर्ड में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। स्वर्ण संख्या क्या दर्शाती है, व्हाट डज द गोल्डन नंबर रिप्रेजेंट। तो स्वर्ण संख्या दर्शाती है, हमेशा याद रखना ये ऑप्शन, द्रव श्रेणी क्लोराइड का रक्षित गुण। द्रव स्नेही, याद रखना द्रव रोधी नहीं, द्रव स्नेही क्लोराइड का रक्षित गुण दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। 21 करते हैं, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड और इज कलेक्टेड बाय, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या फोर्सफोर्टेशन मेथड इसे बोलते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखो पूछ रहा है तत्व, तत्व सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है तत्व भूप्रपट्टी पे, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन परसेंटेज याद रखना बच्चों, लगभग 50% के आसपास रहता है। 49.5%, 50%। दूसरा पाया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है।
ये आपका 25% के आसपास पाया जाता है। फिर आपको पाया जाता है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, मीनियम, ये आपका 7% के आसपास पाया जाता है। तो ये आपको 3 याद रखना है क्रमानुसार, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन गायब कर दिया है। अब ऑक्सीजन गायब कर दिया है तो सिलिकॉन दिया हुआ है, यस सिलिकॉन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। और ये एल्युमिनियम क्या है, पहला मेटल है, पहला क्या है ये बच्चों, हमारा क्या है, मेटल है। तो अगर आपसे पूछता यहाँ पे तत्व की जगह पे दे देता भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, यानी धातु कौन सा है, तब उस समय आपका एल्युमिनियम राइट आंसर होता है, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन कैसे है बच्चों, अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन कैसा है, नॉन मेटल है। लेकिन मेटल के पूछता तो एल्युमिनियम आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे तत्व पूछ रहा है, तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो अभी यहाँ से आपको क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको तत्व याद रखना है, कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नंबर सिलिकॉन है, आपको याद रखना है, दूसरा पे क्या सिलिकॉन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है। 23 करते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का एकमात्र अयस्क है बच्चों, वो कौन सा है, बॉक्साइड है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, बॉक्साइड याद रखना है, एल्युमिनियम का अयस्क है। पायराइट को गर्म कर सल्फर निकालने की विधि क्या कहलाती है, तो पायराइट को जब गर्म करते हैं, गर्म करके सल्फर निकालने की विधि को भर्जन बोलते हैं बच्चों, से रोस्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर। खनिज में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, ये सब प्रश्न बहुत सिंपल है, छोड़ना नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खनिज में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है बच्चों गैंग। गैंग क्या होता है बच्चों, अगर हम देखा जाए तो जो बदमाश आदमी होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, अपना गैंग बनाते हैं, तो वो सब अशुद्ध होते हैं। तो यही आपको ट्रिक याद रखना है, जो अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। 26 करते हैं, भारत में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी अयस्क है, तो भारत में कौन सा रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। भारत में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, यूरेनियम आपको पाया जाता है सेंट्रल एशिया सब में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सब में बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन भारत में बच्चों जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी मोनाजाइट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मोनाजाइट हो जाएगा राइट आंसर, इसका कोई उपयोग नहीं होता ज़्यादा। 27 करते हैं, किस अयस्क में दो विभिन्न धातुओं के परमाणु होते हैं, विच कंपाउंड कॉन्टेंट एटम ऑफ टू डिफरेंट मेटल। तो किस अयस्क में दो विभिन्न धातुओं के परमाणु होते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे 27 का, कॉपर पायराइट में दो डिफरेंट एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, टू डिफरेंट मेटल्स का एलिमेंट यहाँ पाया जाता है, कॉपर पायराइट हो जाएगा राइट आंसर। 28 करते हैं, लाल बॉक्साइड अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ होती है, लाल बॉक्साइड अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Fe2O3, क्या हो जाएगा यहाँ पे Fe2O3, याद रखना है। 29 करते हैं, निम्न में से कौन सा अयस्क टीन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपको यहाँ पे हो जाएगा ओर ऑफ टीन, ओर ऑफ टीन अयस्क, कौन सा अयस्क यहाँ टीन का है, तो ये हो जाएगा बच्चों कैसे, कैसे टेराइट, कैसे टेराइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30, कौन से युग्मों का शुद्धिकरण वान अर्केल विधि द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। वान अर्केल मेथड आपके एक बुक में है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो याद रखना जर्कोनियम और हॉफनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम का बच्चों वैन अर्केल मेथड से होता है। जेडार को बोलते हैं जिरकोनियम, जिरकोनियम, और आपका जो HF बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग हॉफेनियम, हॉफेनियम। तो याद रखना दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इस दोनों मेटल का या ये दोनों जो आपका ये जो एलिमेंट है इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है वो वैन अर्केल मेथड के द्वारा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, देखो मैक्सिमम एमसीक्यूज डाल दिए हैं, ये सब रिवीजन के तौर पे हो रहा है, नए क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, तो आपको ये सारा वीडियो देखना है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंग्लिश का भी वीडियो डालेंगे बहुत ही जल्दी, हिंदी का भी शुरू के फर्स्ट चैप्टर से लेकर टॉप 50-40 क्वेश्चंस डालेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो, आप 50 में 50 हिंदी में और इंग्लिश में भी 50 में 50 सही कर दो, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।